नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग डेली डेली यहाँ से 25 क्वेश्चन एक वीडियो में यहाँ से कवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको आगे देखने को सीधे एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से हमारे आगे का क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। तो यह हो जाएगा 15 से लेकर 18 बार। ऑप्शन यहाँ पे ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन प्रति मिनट आपके 15 से लेकर 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर आपके होती है 12 से लेकर 20 बार प्रति मिनट होती है। तो ये पॉइंट आपके नोट डाउन कर लेने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा होता है। तो यह आपका होता है पायरूवेट। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न आपका उभयनिष्ठ उत्पाद होता है पायरूवेट। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान आपका उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद आपका होता है पायरूवेट। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि मानव शरीर में पायरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। तो यह आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में पायरूवेट का ऑक्सी विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो पायरूवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटित किया जा सकता है और प्रत्येक परिदृश्य में पायरूवेट के टूटने की प्रक्रिया का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। तो मानव शरीर में पायरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित होता है और इस प्रक्रिया को एरोबिक श्वसन कहा जाता है। तो ये पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑक्सी श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो यह आपकी होती है ऑक्सीजन की। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में अभी पूछे हुए हैं। तो ऑक्सी श्वसन के लिए आपकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग वायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्यों में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। तो गलत कथन की पहचान कीजिए। तो आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा गलत कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए है कि पसलियाँ अंदर धंसती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। वी है कि पसलियाँ ऊपर की ओर उठती हैं और डायाफ्राम सपाट हो जाता है। सी है कि वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। और डी हो जाएगा फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कथन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमें गलत कथन का चयन करना था। तो यहाँ पे वी सी और डी ये सही हो जाएंगे और ए आपका गलत हो जाएगा। तो मनुष्यों में अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम सपाट हो जाता है। तो इस समय वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च श्वसन करते हैं तो क्या होता है। तो फेफड़ों में हवा की एक विशिष्ट अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका यही करेक्ट हो जाएगा। तो जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च श्वसन करते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक विशिष्ट अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। अवशिष्ट मात्रा अधिकतम बलपूर्वक निश्वासन के बाद फेफड़ों में बची हुई मात्रा वायु की मात्रा है और इसकी मात्रा लगभग आपके 1000 से लेकर 1200 ml
होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये गलत हो जाएगा। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये भी गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रकार हमें करेक्ट मिल गया। तो यहाँ पे ये रहा इस क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट। तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा पैदा करता है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है और लैक्टिक अम्ल पैदा करता है। तो यहाँ पे ये रही दो आपकी अभिक्रियाएं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये बनते हैं आपके 3 अणु। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया से में ऑक्सीजन की मदद से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पायरूवेट कोशिका में ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को चरणबद्ध रूप से ऑक्सीकरण से गुजरता है और 3 अणुओं का उत्पादन करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु और क्रेब्स या साइट्रिक अम्ल चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। तो ये फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है। तो यह बताना कि अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है। तो यह आपके कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होता है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में हो सकता है और अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा क्या बनता है। तो यह आपका बनता है लैक्टिक अम्ल। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके थे इसको। तो लैक्टिक अम्ल बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो शारीरिक श्रम अथवा एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जिसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में आपका लैक्टिक अम्ल और एटीपी अंतिम उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं, जबकि शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें अंतिम उत्पाद के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं और जल यह H2O होता है और ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक एक ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है कि अंतःश्वसित वायु में लगभग आपका 18% और उच्छ्वासित वायु में लगभग 10%। तो हमें यहाँ पे सही आपके आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अंतःश्वसित वायु में लगभग आपका 21% और उच्छ्वासित वायु में लगभग 16% आपका होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। तो यह बनते हैं आपके लैक्टिक अम्ल और पायरूवेट। अभी हम लोग ऊपर भी इसको डिस्कस कर चुके थे। तो ऑप्शन ए इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो श्वसन के दौरान 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल और पायरूवेट अणु बनते हैं। लैक्टिक अम्ल के विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। इसे सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके स्वीडन के, जिसे बोलते हैं रसायन वैज्ञानिक कार्ल विल्हेल्म सीले ने विलगित किया था।
और मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण आपका थकावट पैदा होती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर करना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पायरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो श्वसन की पायरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की रूपांतरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन एक चयापचय प्रक्रिया है जो जीवों की कोशिका में होती है, जिसके द्वारा वे ग्लूकोज को तोड़ने और एटीपी का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। तो कौन सा भाग सुनिश्चित करता है, तो यह होता है उपास्थि वलय। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लेटेस्ट पैटर्न के हैं जो 2021 और 2022 में पूछे हुए हैं। तो उपास्थि वलय जिसे हम लोग कहते हैं एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। इनके कई छल्ले होते हैं और ये छल्ले सी आकार के होते हैं तथा श्वास नली को भी सहारा देते हैं। तो ये फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है। तो यह होती है आपकी उपास्थि वलय। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर तो उपास्थि वलय श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती। निपतित मीन्स हो जाएगा आपका बंद नहीं होने देती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपास्थि के छल्ले। तो ऑप्शन वी यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी बार यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अभी इससे पहले यही क्वेश्चन हमने यहाँ भी पढ़ा था और इससे पहले यहाँ भी यही क्वेश्चन पढ़ा था। तो सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो इस हिसाब से यह क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट करके ही चलना है और आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विघटन होता है तो किस कोशिकांग में घटित होता है। तो यह आपका होता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विघटन होता है तो यह आपके कोशिका द्रव्य कोशिकांग में विघटित हो जाता है। तो संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को 2 अवस्थाओं आवासीय श्वसन और वायवीय श्वसन में विभाजित किया जाता है। अवायवीय श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज जिसमें आपके 6 कार्बन वाले अणु होते हैं का विखंडन ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में होता है और इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज के 2 अणु पायरूवेट का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इस मात्रा को कहते हैं हम लोग अवशिष्ट मात्रा। मीन्स आपका हो जाएगा बची हुई मात्रा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अवशिष्ट मात्रा निश्वासन के बाद फेफड़ों के अंदर शेष बनी हुई वायु की मात्रा है। यह फुसफुसीय मात्रा फेफड़े की क्षमता प्रेरणा के अधिकतम प्रयास पर फेफड़ों में हवा की मात्रा होती है। स्वस्थ वयस्कों में औसत फेफड़ों की क्षमता लगभग आपके 6 लीटर होती है।
तो ये पॉइंट यहाँ पे स्टार डाल के लिख लेना है। यहाँ से सीधा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती हैं जहां गैसों का विनिमय होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं कूपिका। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसे हम लोग कूपिका कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार सी करेक्ट हो जाएगा। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना जिसे हम लोग कूपिका कहते हैं जहां गैसों का विनिमय होता है। कूपिकाओं को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एल्वोली कहते हैं। तो कूपिकाएं नासा द्वार के आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं रेलवे का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग स्टार्टिंग में भी इसी क्वेश्चन को पढ़ा था। उसके बाद सेम क्वेश्चन 2021 में ही इस क्वेश्चन को रिपीट किया रेलवे ने। तो विश्रामावस्था में एक मनुष्य 1 मिनट में आपका यानी प्रति मिनट 15 से लेकर 18 बार तक सांस लेता है। तो ऑप्शन इस प्रकार डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो विश्रामावस्था में एक मनुष्य 1 मिनट में आपका 12 से लेकर 18 बार या 20 बार, यहाँ पे 18 न देकर 20 बार भी हो सकता है, तब भी यह करेक्ट हो जाएगा। जबकि व्यायाम अथवा किसी शारीरिक श्रम के दौरान दर जो होती है आपकी 20 से लेकर 25 प्रति मिनट होती है। तो जब व्यक्ति व्यायाम करता है या कोई शारीरिक परिश्रम को करता है तो उस टाइम आपका एक मनुष्य 20 से लेकर 25 बार प्रति मिनट आपका सांस लेता है। और जब व्यक्ति लेटा हो या आराम कर रहा हो, विश्रामावस्था में हो, तब मनुष्य सांस ले आपका 12 से लेकर 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है। तो ये फैक्ट इनको नोट डाउन जरूर करना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वायवीय श्वसन क्या है? तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा वायवीय श्वसन। ऑप्शन ए है कि आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, तो यह नहीं होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, तो यही हो जाएगा। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक श्वसन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। कोशिकाओं द्वारा जटिल भोज्य अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे हम लोग वायवीय कहते हैं, तथा जहां पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है इसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये 2 फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग ऊपर फैक्ट पढ़े थे कि जहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में अवायवीय श्वसन हमें ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट भी हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो उस समय आपका अवायवीय श्वसन होता है। तो यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में लेटेस्ट पैटर्न का यह यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायवीय जीवों की श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। अवायवीय जीवों में सल्फेट, नाइट्रेट, गंधक और फ्यूमायरेट जैसे कम शक्तिशाली ऑक्सीकारक का प्रयोग होता है। इसलिए साधारण रूप से अवायवीय श्वसन को वायवीय श्वसन के कम दक्ष माना जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि श्वास नली इनमें से किस मानव यंत्र यानी तंत्र का एक भाग है?
तो श्वास नली आपके किससे जुड़ी होती है? तो यह आपके श्वसन तंत्र से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि मानव शरीर इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो यह आपके श्वसन तंत्र का एक भाग हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है और इन सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये 3 फैक्ट आपको यहाँ से याद रख लें। श्वसन तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो नासिका छिद्र से, श्वास यंत्र से और श्वास नली से और फेफड़े से। तो इससे मिलकर आपका श्वसन तंत्र बनता है। तो श्वास नली लगभग आपके 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से इसको स्टार डाल के लिख लेना है। स्वर यंत्र श्वास नली या ट्रैकिया से जुड़ा होता है। तो ये फैक्ट आपको नोट डाउन कर लेने। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? समझिए आप, अभी हम लोग फैक्ट में इसको क्वेश्चन को डिस्कस किया था यहाँ पे, और इसी फैक्ट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन सेम एनटीपीसी में आपका पूछा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग एक एक फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पूछे गए भी हैं। तो इसीलिए हम लोग एक एक फैक्ट और एक एक क्वेश्चन डिस्कस करके चल रहे हैं। तो ट्रेकिया आपका मानव शरीर के यह आपका श्वसन तंत्र का भी भाग हो जाएगा। अभी हम लोग इसको श्वसन तंत्र में पढ़ा था। तो ऑप्शन बी इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेकिया मानव शरीर के श्वसन तंत्र का एक भाग है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। जैसे आपका हो जाएगा नासिका, ग्रसनी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइन या फेफड़े। तो ट्रेकिया वक्ष गुहा में होती है। यहाँ यह 2 शाखाओं में बंट जाती है। इसमें से एक दाएं फेफड़े तथा दूसरे बाएं फेफड़े में जाकर फिर शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे इस प्रश्न से रिलेटेड। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से कंप्लीट होते हैं हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे में हाल ही में अभी पूछे गए थे, और एएलपी में भी कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, और अभी आरपीएफ का एसआई का एग्ज़ाम जो चल रहा है वहाँ भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो भी अभी एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी में। तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जेईई हो चाहे एग्जाम, तो वहाँ पर भी यही देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए जुड़ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत से दोस्त हैं हमारे जो वीडियो देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें चैनल को, और वीडियो को भी लाइक किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे एक नई एनर्जी के साथ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।